शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है कि देखिए, सबसे पहले एक तस्वीर दिखाऊं। पटाखे की फैक्ट्री में धमाका हो गया। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका। ये माल्टा की तस्वीरें आप देख रहे थे। माल्टा की पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी, उसके बाद धमाका हुआ। आज की पहली बड़ी खबर है, अपराध नहीं बर्दाश्त, योगी की गाज। जो अपराध करेगा उसका क्या हाल होगा। पहली तस्वीर देखिए, ये बरेली में वकील पर चाकू से इसने भी हमला किया था। देखिए हाल। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा बरेली में, दूंगा भी नहीं कभी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर, गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा बरेली में, दूंगा भी नहीं कभी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा बरेली में, दूंगा भी नहीं कभी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर, गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा बरेली में, दूंगा भी नहीं कभी। आपने देखा कैसे खोड़ा में चाकूबाजी हुई, एनकाउंटर हो गया असद का। बरेली में चाकू मारने वाले का एनकाउंटर हो गया। अगली तस्वीर देखिए जरा, मुजफ्फरनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। एनकाउंटर हुआ और गोल्ड फ्लैग सिगरेट मांग रहा है, जिसको ठोका है पुलिस ने। कह रहा है गोल्ड फ्लैग दे दो। You can wait or call again later. बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो साहब, अभी एक दे दो साहब, दे दो साहब, दे दो साहब, अभी एक मिनट रुक जाओ, रुक जा तू कभी ना तो फोटो में बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो साहब, अभी एक मिनट रुक जाओ, रुक जा तू। आप देख रहे हैं पुलिस ने ठोका है और पुलिस से ही सिगरेट मांग रहा है। कह रहा है बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो। You can wait or call again later. बड़ी गोल्ड फ्लैग दे दो साहब, अभी एक दे दो साहब, दे दो साहब, दे दो साहब, अभी एक मिनट रुक जाओ, रुक जा तू कभी ना तो फोटो। तो योगी के ऑर्डर के बाद देखिए अपराधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ आज खुद सहारनपुर में थे। और सहारनपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर बिजनौर में योगी ने असद और सूर्या के बीच जो हुआ है उस पर दोस्ती को लेकर योगी ने क्या कहा, सुनिए। और दोस्ती, कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। और दोस्ती, कैसी दोस्ती आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। तो योगी बात कर रहे थे सूर्या की हत्या की असद ने। ये वो तस्वीर है, सीसीटीवी तस्वीर, जब असद ने सूर्या की हत्या की और अब असद का एनकाउंटर हो गया है। असद की जो तस्वीर सामने आई वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं असद का जो शरीर है, जो बॉडी है, वो आज उसके चाचा को दे दी गई है। चाचा ने उसे सुपुर्दे खाक किया। ये वो तस्वीर है। अब आपको सुनवाता हूं। असद का एनकाउंटर हो गया, एनडीटीवी पहुंचा,
असद के इलाके में असद के पड़ोसियों से बात की। पड़ोसी क्या कह रहे हैं? असद ने सूर्या की हत्या की है, उस पर पड़ोसियों को सुनिए। पाएगा तो खैर अच्छा करा, वो चाहे मुसलमान था या हिंदू था, अगर उसका इनकाउंटर कर दिया तो वो बहुत अच्छा करा, क्योंकि उसने गलती करी थी, इसलिए अच्छा करा अगर उसका इनकाउंटर कर दिया तो। हम बिल्कुल इस चीज में खुश हैं। गुनाहगार है वो सजा पाएगा, बिल्कुल, यहाँ पाए या ऊपर जाके पाए। सिलसिला दूसरा चला हुआ है, हिंदू मुस्लिम वाला चला हुआ है, इसलिए दुकानें बंद हैं। ऐसा आप किसी और क्षेत्र में चले जाओ, कहीं कोई नहीं है, यहीं है, हमारा क्षेत्र सारा बंद है। आगे को कोई और नहीं करने का, इस बात का एनकाउंटर करके बहुत बढ़िया करा उसका। गलत तो हुआ ही है, किसी का लाल चला गया तो गलत हुआ ही है। गलत किया उसने, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मिली गई सज़ा। जान के बदले जान क्या वो जी, कानून इसका ही करेगा ना कि जान लेना है या क्या करना है। लेकिन गवर्नमेंट का ही सब बहुत मसला है जी, उनका इनकाउंटर कराया गया है, ठीक है, उसने गलती करी है तो उसको सज़ा मिली है, और बस। तो खैर अच्छा करा वो चाहे। तो पड़ोसियों को सुन रहे थे आप। असद के पड़ोसी कह रहे हैं सूर्या की हत्या की तो असद को भी बाकायदा जो इनकाउंटर किया गया, असद को भी उसकी सजा मिलनी थी। अब देखिए आगे का कार्रवाई ये है कि असद के घर तक बुलडोजर पहुंच गया। असद के घर बुलडोजर एक्शन होगा, इसके लिए आज बाकायदा नोटिस चस्पा किया गया और मुनादी हुई। 5-3 की होनी है पर अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनिच्छा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। 5-3 की होनी है पर अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर। और न सिर्फ मुनादी हुई बल्कि ये नोटिस भी लगाया गया। अथॉरिटी पहुंची और ये असद का घर आप देख रहे हैं, घर पर नोटिस लगा दिया गया, या तो घर खुद गिरा दो वरना बुलडोजर चलेगा। सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। उत्तर प्रदेश में भरोसे और कानून पर खंजर चलाने की कोशिश की तो चलेगा योगी का डंडा। योगी की पुलिस ताबड़तोड़ इलाज करती है और अपराधियों पर बुलडोजर गाज गिरती है। गाजियाबाद में जिसने दोस्ती की आड़ में सूर्या का मर्डर किया, 48 घंटे में उस असद का एनकाउंटर हो गया और अब बारी है बुलडोजर एक्शन की। असद के घर पर नोटिस चस्पा हो गया है, ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी हो गई है और पूरे यूपी में फिर चर्चा होने लगी है कि योगी राज में कानून से किया खिलवाड़ तो बहुत कड़ा होगा हिसाब। अब देखिए सवाल यह है, असद जहां रहता है वहां ताला लटका है, पिता जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन आज मुनादी हो गई है और घर पर बुलडोजर चलना है। गाजियाबाद में सूर्या को मारने वाले का 48 घंटे में एनकाउंटर हो गया और अब एनकाउंटर में ढेर हुए असद के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। योगी ने खुद ऐलान किया कि दोस्ती की आड़ में चाकूबाजी और हत्या बर्दाश्त नहीं है। नालायक औलादों को समझा लो, नहीं तो उन्हें सबक सिखाना होगा। ऐसे मामलों में कानून सख्ती से काम करेगा और दोषियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। खोड़ा में असद के घर के बाहर प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया। अवैध घर को लेकर ढोल से मुनादी हुई और लाउडस्पीकर से घोषणा हुई। अफसरों ने चेतावनी दी है कि 15 दिन के अंदर अवैध कब्जा हटाया जाए, नहीं तो प्रशासन खुद बुलडोजर चलाकर इस मकान को ध्वस्त कर देगा और कार्रवाई में हुआ खर्च भी आरोपी के परिवार से ही वसूला जाएगा। जिस घर पर नोटिस लगाया गया है वो असद के पिता ने, सोचिए, किसी को बेच दिया है, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ और कागजों में बैनामा भी नहीं हुआ है, यानी दस्तावेजों में अवैध रूप से कब्जाए घर के मालिक असद के पिता ही हैं। घर पर ताला लगा है और खबर यह है कि फिलहाल यहां कोई नहीं रह रहा था। असद का परिवार खोड़ा में ही इस घर से कुछ दूरी पर किराए पर रह रहा था। वो जिस बिल्डिंग की पहली मंजिल में रहते थे वहां भी ताला लगा हुआ है। पूरे खोड़ा इलाके में 500 से ज्यादा पुलिस और ड्रोन की तैनाती की गई है। खबर यह है कि खोड़ा में योगी की पुलिस का ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। इलाके के हर गुंडे और असामाजिक तत्व के घरों की तलाशी ली जा रही है। नामी अपराधियों और हिस्ट्री चीटर की अवैध संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं। फिर कानूनी तरीके से असद के घर और इन संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं
आज गाजियाबाद की घटना पर उन्होंने कहा है और असद के और सूर्या के पड़ोसी क्या कह रहे हैं। मांग यही है, बुलडोजर चलना चाहिए, उनके सबके एनकाउंटर होने चाहिए। हम और कुछ नहीं चाहते योगी जी से, हमारी आवाज़ पहुंचाई जाए और परिवार की आके सहायता करें योगी जी। उनको कुछ तो ही हो बे, हाँ कुछ दहशत तो माने। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा जी, हमारे बुलडोजर बाबा आदित्य योगीनाथ जी द्वारा उस सदस्य का एनकाउंटर हुआ, असद नाम व्यक्ति का, पर असद से काम चलने वाला नहीं। असद के साथ जो और भी 4-6 लोग हैं उनका भी सबका फुल एनकाउंटर होना चाहिए। जो बाबा जी ने किया है वो बिल्कुल बढ़िया क्या है, 48 घंटे के अंदर उसको एनकाउंटर। दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ, लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, योगी की पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और एनकाउंटर करने के बाद उसका जो शव है वो उसके चाचा को सौंप दिया गया है। यह तस्वीर मैंने आपको शुरू में दिखाई, असद के चाचा को यह शव दिया गया है और उसके बाद उनके चाचा ने इस शव को दफना दिया है, क्योंकि पिता फिलहाल जेल में है, परिवार के बाकी लोग भी जेल में हैं, कुछ पड़ोसी और दोस्त भी जेल में हैं। चाचा को बॉडी दी गई है। ये असद की बॉडी की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस ने एकांत में जाकर बॉडी सौंपी है, कहीं इस पर कोई बवाल ना हो इसलिए। अब देखिए जरा सूर्या की माता जी क्या कह रही हैं। असद का एनकाउंटर हो गया, क्या उन्हें इंसाफ मिल गया है? उनसे एनडीटीवी ने बात की है तो सूर्या की मां का कहना है कि बाकियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए। इंसाफ हुआ है, मेरा इंसाफ अभी एक ही कातिल गया, अभी पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। अभी और 6 बाकी हैं, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। अभी वो किस लायक था, हाई स्कूल के पेपर दिए थे अभी उसने, अभी तो उसकी लाइफ सबरी बाकी थी। इंसाफ हुआ है, मेरा इंसाफ अभी एक ही कातिल गया, अभी पूरा इंसाफ नहीं हुआ है। अभी और 6 बाकी हैं, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। अभी वो किस लायक था, हाई स्कूल के पेपर दिए थे अभी उसने। तो आप सूर्या की मां को सुन रहे थे। आज असद को सुपुर्द खाक किया गया। सूर्या के कत्ल करने वाले असद को दफना दिया गया। आधी रात उसे दफनाया गया तो उसके अपने ही मिट्टी देने वालों में नहीं थे। खून के रिश्तों में सिर्फ चाचा की मौजूदगी में शव को दफना दिया गया। असद के पिता नवाब जेल में हैं, मां, बहन और भाई वारदात के बाद से फरार हैं और बाकी परिवार रिश्तेदारों में किसी को कब्रिस्तान जाने की इजाजत नहीं मिली। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने जनाजे में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। पोस्टमार्टम के बाद शव लेने के लिए भी सिर्फ असद के चाचा ही पहुंचे। उन्होंने कहा असद ने गलती की है, उसकी उसे सजा मिली है। वो बुलंदशहर के पुश्तैनी गांव में असद का अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन तनाव और सुरक्षा कारणों से पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद असद का शव गाजियाबाद के कब्रिस्तान में ही दफना दिया गया। दूसरी तरफ सूर्या को कैसे मारा, इस पर रोज खुलासे हो रहे हैं। बकरीद पर हुए सूर्या के मर्डर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। बकरीद के दिन बाइक को लेकर सूर्या और असद में झगड़ा हुआ था। दोपहर में असद ने झगड़ा खत्म करने और ईद की मुबारकबाद देने के लिए बुलाया। सूर्या जब पहुंचा तो असद ने कहा चलो दिखाते हैं बकरा कैसे हलाल होता। सूर्या ने मना कर दिया और जाने लगा तो असद ने गाली गलौज की। दावा है तब असद के पिता ने कहा इसकी कहानी यहीं खत्म कर दो और फिर इसके बाद उसने चाकू निकालकर सूर्या के पेट में घोंप दिया। चाकू के हमले में घायल सूर्या ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की। 200 मीटर तक गिरते लड़खड़ाते वो भागा, लेकिन आरोपियों ने फिर पकड़ लिया और दोबारा उसके ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। 4 बार चाकू से वार किया और दावा यहां तक है कि पेट में चाकू घोंप कर घुमा दिया। इस वजह से उसका इतना ज्यादा खून बह गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, असद के चाचा को उसका शव दिया गया। शव लेने के बाद उनके चाचा क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये हमारा भतीजा था,
इसके पापा हैं, इसकी मम्मी है सौतेली, और ये इसका एक भाई है वो अलग रहता है, उसकी शादी हो चुकी है। 29 तारीख में गांव में जहां हम रहते हैं वहाँ पुलिस गई थी, उन्होंने वैसी दबिश डाली, हमने पूछताछ की कि यहाँ असद आया है क्या। मैंने सर यहाँ तो नहीं आया, इसे कई साल हो गए बगैर उधर गए। उसके बाद फिर आज सुबह, कल सुबह इसकी कुछ खबर मिली ऐसे ही, अभी हाथ नहीं आया है, इतने पकड़ लिए हैं ये सब। आज सुबह गाँव वाले ने बताई कि भाई ऐसा ऐसा बात हो गई। उसको या तो इसकी संगति कोई कंगे, इसको संगति जैसी थी उसका इसके सही नहीं मिला। संगति अगर सही होती तो ऐसा नहीं होता। तो इसने काम तो गलत किया है जी, जो भी किया है गलत काम किया, बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी की खामियां जैसा भुगतना पड़ा, इससे हो ज़्यादा और क्या। जिस तरह से सूर्या को मारा गया उसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा है। देश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीर आप लखनऊ की देख रहे हैं। लखनऊ में लोगों ने प्रदर्शन किया है। और अब इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि कहा जा रहा है कि असद मुसलमान था इसलिए उसे गोली मार दी गई। संगीत सोम आज पहुंचे खोड़ा में और सूर्या के परिवार से मिले। संगीत सिंह सोम पहुंचे हैं जो बीजेपी के नेता हैं, पुलिस परिवार से मिलने पहुंचे। तस्वीर आपको लगातार तरीके से संगीत सिंह सोम जो है मेरठ में पीछे छोड़ना पड़ेगा। आइए मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिशियन और सियासतदान खास तौर पर कह रहे हैं कि धर्म देखकर असद का मर्डर किया गया, एनकाउंटर किया गया। सबसे पहले देखिए हुसैन दलवई कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं। असद को पकड़कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसका एनकाउंटर करना बिल्कुल गलत है। पुलिस खुद कानून अपने हाथ में ले रही है। बीजेपी सरकार में कानून खुद सरकार तोड़ती है। संगीत सोम बीजेपी नेता कह रहे हैं जिहादी भूल गए कि प्रदेश में किसकी सरकार है। जिहादियों को का ठीक से फंड दबा दिया जाएगा। यदि किसी ने पलायन कराने की कोशिश की तो उसी का यहां से पलायन करा दिया जाएगा। साजिद रशीदी कह रहे हैं असद मुसलमान था इसलिए उसका एनकाउंटर किया है। आरोपी को सजा देने का अधिकार अदालत के पास होना चाहिए, पुलिस को सीधे मौके पर फैसला नहीं करना चाहिए। बागेश्वर कह रहे हैं बाबा बागेश्वर कथावाचक, इसलिए हम हिंदुओं को जगाते रहते हैं। अगर हिंदू एक होगा तो कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। योगी की पुलिस ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है। अबू आजमी सपा नेता कह रहे हैं अगर कोई गंभीर अपराधी है तो उसे मौत की सजा हो, लेकिन इसके लिए संविधान में प्रावधान है। अपराधी को गिरफ्तार करो, अपराध साबित करो और सजा मिले। लेकिन यूपी में सर्वधर्म के नाम पर किया जा रहा है। ओपी राजभर उत्तर प्रदेश में मंत्री कह रहे हैं असद एनकाउंटर के दिन सपा प्रवक्ताओं के घर चूल्हे नहीं जले। असद के मारे जाने पर सपा प्रवक्ता छाती कूट रुदाली करने लगे। कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी कानून व्यवस्था नहीं चाहिए। क्या पीडीए यानी पीठ देगा अहीर, पीठ देगा अल्पसंख्यक वाली व्यवस्था चाहिए इन्हें। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके एनकाउंट करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। अखिलेश यादव जी को उस पर बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं। कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका एमओआई जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। व्यक्ति ने अपराध किया उसको अपराधी बोलिए, उसकी जाति और धर्म देख करके अगर एक्शन करोगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। गाजीपुर के अंदर नौजवान बच्चे को मार दिया गया, कारोबारी के रंगदारी मांगी गई, उससे शिकोहाबाद ने बच्ची को पटक करके मार दिया। तो अपराधी को अपराधी की तरह से देखिए, और जब तक अपराधी को अपराधी समझकर नहीं आप एक्शन लोगे तब तक लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा। जिस तरीके से जिहादियों ने एक बच्चे को मौत के घाट उतारा है, मैं फिर कहता हूं ये सपोलों को दूध पिलाना बंद करें लोग। और दोस्ती के नाम पर ये ठगे जाते हैं हमारे बच्चे, वो दोस्ती के नाम पर मारा गया। इन जिहादियों का फन इसी तरीके से रगड़ा जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप निश्चित समझिए मौत की सजा मौत होती है और इन्हें सबको मौत की सजा मिलेगी। लेकिन क्या उसका एनकाउंटर करना सही है? क्या उसके पीछे की वजह का जांच नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि मुसलमान था इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया गया। दिल्ली के अंदर अरबाज नाम का लड़का, उसकी 3 लड़कों ने हत्या कर दी चाकुओं से गोद कर, वो अभी तक पकड़े नहीं गए। जौनपुर में एक
बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, अभी तक वो हॉस्पिटल में है, कोई परवाह नहीं, कोई जेल नहीं। तो पता चला कि देश में दो कानून है, एक दलित और मुसलमान के लिए और एक हिंदू के लिए। इसीलिए तो हम सदैव हिंदुओं को जगाते रहते, ये देश का दुर्भाग्य है जो सूर्या नाम के बालक की हत्या की गई है, हलालात को ले जाने के नाम पर, दिखाने के नाम पर। यही हिंदुओं का दुर्भाग्य है। यदि तुम एक नहीं रहोगे तो उनके अंदर न दया है, न करुणा है, न प्रेम है। और हिंदू एक होगा तो एक भी हिंदू का बाल बांका नहीं होगा। अब इस बीच सवाल सियासतदान यही उठा रहे हैं कि इसलिए मारा असद को क्योंकि वो मुसलमान था, और इस सेंसिटिविटी और संवेदनशीलता की वजह से देखिए सुरक्षा बढ़ाई हुई है। ये आप देख रहे हैं चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। असद के घर के आसपास भी सुरक्षा कड़ी रखी गई है क्योंकि मामला सेंसिटिव है। आज योगी आदित्यनाथ ने देखिए जरा पुलिस के साथ बैठक की है। योगी ने पुलिस को भी टाइट किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर अपराध बढ़ रहा है तो सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस को छूट भी दी गई है, अपराधियों पर एक्शन लेने के लिए भी कहा गया है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं एनकाउंटर पर। क्या यूपी में जाति और धर्म देखकर एनकाउंटर होता है? एक आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहा हूं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। क्या ऐसा होता है कि हिंदू मुसलमान देखकर एनकाउंटर होता है? तो आपके सामने आंकड़े। एनकाउंटर में जाति धर्म की हकीकत यह है कि जो अब तक एनकाउंटर हुए उसमें 33% मुसलमानों के एनकाउंटर हुए और 65% हिंदुओं के। अगर नंबर्स में देखें तो 61 मुसलमानों के एनकाउंटर हुए और हिंदुओं की संख्या 120 है। हम अपराधी को अपराधी मानते हैं, जाति धर्म देखकर इन्हें आंकड़ों में नहीं बांटते हैं, लेकिन सियासतदान सियासत कर रहे हैं इसलिए ये आंकड़े हमें आपको दिखाने पड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए जरा, अब ये आंकड़ा है हर जाति के हिसाब से। 61 मुसलमानों का एनकाउंटर है, ब्राह्मण समाज से 18 एनकाउंटर, राजपूतों के 16, जाट और गुर्जर 15 एनकाउंटर, यादव 14, दलित 13 एनकाउंटर, ओबीसी समाज से 7, आदिवासी 3, सिख 2, अन्य 34। अगर आप देखेंगे तो जो ये आरोप लगाते हैं कि मजहब देखकर एनकाउंटर होता है, कम से कम इन आंकड़ों से ये जो आरोप हैं ये गलत साबित होते हैं। अब आपको दिखाऊं कि उत्तर प्रदेश में आज भी एनकाउंटर हुए। रोज यूपी में एनकाउंटर होते हैं, लेकिन एनकाउंटर जाति धर्म देखकर पुलिस नहीं करती है, ये इन आंकड़ों से साबित हो गया। ये आज एनकाउंटर हुआ। देखिए बरेली में चाकूबाजी के आरोपी को पुलिस ने ठोक दिया। सर गलती हुई सर, अब नहीं आऊंगा, बरेली में दूंगा भी नहीं कभी सर। अब बहुत बड़ी गलती हुई सर, गलती हुई सर, माफ कर दीजिए सर। ये मुजफ्फरनगर देख रहे हैं, हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर हुआ। गाजियाबाद देख रहे हैं, नाबालिग से रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। ये मुजफ्फरनगर में हॉरर किलिंग पर कार्रवाई हुई। तो शहर शहर योगी ने पुलिस को जो हिदायत की है उसका एक्शन भी शुरू हो गया। देखिए जरा क्या हुआ। पहली तस्वीर देखिए, हिस्ट्री शीटर मोहम्मद इनाम का एनकाउंटर कर अरेस्ट किया गया। इनाम के खिलाफ चोरी, लूट और डकैती के 12 केस हैं। पश्चिमी यूपी में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इनाम पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया। पुलिस वालों ने घेरा तो तमंचे से हमला किया है। जवाबी कार्रवाई में इनाम के दाहिने पैर में गोली लगी है और गोली लगने के बाद हिस्ट्री शीटर ने सिगरेट की मांग की है, जिसका पुलिस वालों ने वीडियो बनाया और वायरल हुआ। यह गाजियाबाद की तस्वीर है। सिराज पर 12 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप है। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई तो आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने सिराज की घेराबंदी की तो वो गोली चलाने लगा। जवाब में पुलिस ने सिराज के पैर में गोली मारी और रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये लखनऊ की खबर देख रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर संदीप की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। यूपी एसटीएफ ने हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 दिन पहले जमीनी विवाद में हुई कारोबारी संदीप की हत्या और पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में घेराबंदी कर रही थी। मुख्य आरोपी दिनेश यादव और ड्राइवर मुर्कबीन को एसटीएफ ने दबोचा है। ये बरेली की तस्वीर देख रहे हैं। वकील पर हमला करने वाले बदमाश का एनकाउंटर हुआ। आरोपी बिलाल घोसी ने एक वकील पर चाकू से हमला किया था। वकील की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी की। पुलिस को सामने देख बिलाल ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाब में पुलिस ने बिलाल के दोनों पैरों में गोली मारी है। गोली लगते ही बिलाल बोला,
साहब गलती हो गई। बिलाल पर लूट, चोरी, धोखाधड़ी समेत कई केस पहले से दर्ज है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। हिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो वहीं भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे, क्योंकि ये ऋषि मुनियों को, सामान्य नागरिकों को, गरीबों को, बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। देश के खिलाफ द्रोह करने वाले लोगों के प्रति उतनी कठोरता के साथ, उतनी निर्ममता के साथ लड़ने के लिए तैयार होना होगा। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, अपराधियों पर कैसे कार्रवाई हो बात कर रहे थे। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं। बंगाल में अलग बवाल चल रहा है जब से शुभेंदु ने शपथ ली है। सीआईडी का चक्कर, टूट जाएगी क्या टीएमसी। तस्वीर देखिए जरा, ये आज की तस्वीर नहीं है, ये उस दिन की तस्वीर है जिस दिन अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था। पहले ममता के भतीजे पर अटैक हुआ, वो अस्पताल तक पहुंच गए। और आज देखिए क्या हुआ है। आज अभिषेक बनर्जी के घर पर सीआईडी पहुंच गई। जी हां, कोलकाता सीआईडी अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर देखिए जरा, भारी संख्या में सीआईडी पहुंची। अभिषेक बनर्जी को आज सीआईडी के सामने पेश होना था, नहीं पहुंचे, और उसके बाद सीआईडी खुद उनके घर पहुंच गई। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है, ममता बनर्जी शांत बैठने वाली नहीं है। ममता बनर्जी धरने की तैयारी कर रही है। देखिए, जहां धरना होना है वहां तैयारी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी अब इसको और बड़ा करने की कोशिश में है कि उनके भतीजे के साथ जो मारपीट हुई है, उनके दूसरे सांसदों के साथ जो मारपीट हुई है, उनके पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो रही है। ममता बनर्जी इसका जवाब देने के लिए धरना करना चाहती थी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिली है, लेकिन फिर भी वो अड़ी है कि वो धरना देंगी। अब आपको बताऊं कि ममता के भतीजे के घर आज सीआईडी क्यों पहुंची है, किस मुश्किल में फंस गए अभिषेक। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है सीआईडी की तस्वीर। फर्जी दस्तखत मामले में अभिषेक की मुश्किल बढ़ गई। सीआईडी के नोटिस के बाद आज अभिषेक से पूछताछ होनी थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने स्वास्थ्य वजहों से और वक्त मांग लिया। इसके बाद सीआईडी की टीम अभिषेक के घर पहुंच गई। खुद मुख्यमंत्री ने फर्जी दस्तखत को लेकर बड़ा खुलासा किया है। टीएमसी के 2 विधायकों ने फर्जी दस्तखत को लेकर शिकायत की। यह शिकायत अपनी ही पार्टी टीएमसी के खिलाफ है। शुभेंदु सरकार ने इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी है। शुभेंदु ने कहा, हमारी सरकार भ्रष्टाचार को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके बाद टीएमसी ने 2 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। संदीपन साहा और ऋताव्रत बंदोपाध्याय को पार्टी से निकाल दिया है। दोनों ने शोभन देव चटर्जी को विपक्ष का नेता बनाए जाने की शिकायत की। सीआईडी की टीम शनिवार को अभिषेक के घर पहुंची। पहले टीम अभिषेक के दूसरे घर पहुंची, वहां वो मौजूद नहीं थे। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सीआईडी की दूसरी टीम उनके घर पहुंची। कालीघाट वाले घर पर उस दौरान अभिषेक मौजूद थे। सीआईडी अधिकारियों ने यहां अभिषेक को नोटिस सौंपा है। सोमवार दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया गया था। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी और दूसरे नेता। केस हिस्ट्री आपको बोला है। टीएमसी बंगाल का जनता का साथ तो भ्रष्टाचार किया है, अभी उनका खुद एमएलए का साथ भ्रष्टाचार कर रहा है। टीएमसी चोर है, अपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है। इसलिए जनता को ये मालूम होना चाहिए, इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कंप्लेन है, कंप्लेन 2 टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय, संदीपन साहा। इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। अब देखिए, एलओपी का
जो सिग्नेचर था वो सिग्नेचर में कुछ ऐसा देखा गया है कि किसी विधायक का सिग्नेचर है जो उस दिन वहाँ पे मौजूद थे ही नहीं। तो इसकी ज़रूरत क्या थी? अभिषेक बनर्जी का इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे जो एमएलए लोग ने जो साइन किया है उस पे वो उसके ऊपर वो साइन करके कि यही हम लोग का रेजोल्यूशन है, आप सबमिट कर देते हो विधानसभा में। अब वो लिस्ट जो है वो लिस्ट में ही इतनी सारी गलतियां हैं, जो एमएलएस नहीं है उनके सिग्नेचर किया हुआ है और उसको एंडोर्स कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी। तो क्वेश्चन तो उन पे आएगा ही, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए थी, जो जिम्मेदारी वो निभाने में चूक गए। कि कोई नेतृत्व तो नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई आदर्श नहीं, सिर्फ लूटो, सिंडिकेट चलाओ, अत्याचार करो, ये तो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। टीएमसी पर कहना है बीजेपी का कि जो कुछ किया है सत्ता में रहने के दौरान अब वो सब वसूला जाएगा, जो अपराध किए हैं वो अब उस पर कार्रवाई होगी। ये देखिए 10 टीएमसी नेताओं को अरेस्ट किया गया है, 10 तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। इसमें तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक भी शामिल है। तो सिर्फ गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बुलडोजर भी चल रहा है। ये आप देख रहे हैं दमदम में बुलडोजर एक्शन हुआ है, जो अवैध अतिक्रमण था वो गिराया गया। तो जिन्होंने ये घर बनाए थे उन्हें भी आप देख रहे हैं परेशान हाल है। दूसरी तरफ अभी भी देखिए क्रूड बॉम्ब बरामद हो रहे हैं। ये भी चौंकाता है कि अभी भी क्रूड बॉम्ब किसने बनाए थे। दावा किया जा रहा है 18 क्रूड बॉम्ब थे जिन्हें डिफ्यूज किया गया है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर एक्शन की। ये देखिए जरा, ये टीएमसी का नेता था, पुलिस को धमका रहा था चुनाव से पहले। तो ये धमकाने की तस्वीर थी नतीजे आने से पहले और नतीजे आने के बाद। देखिए जरा, पुलिस ने कमर से बांध रखा है और पुलिस परेड करवा रही है। ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता कार्यकर्ता अगर मिला लीजिए तो लगभग 1000 कार्यकर्ताओं और नेताओं की गिरफ्तारी हुई हो। रंगदारी मामले में गिरफ्तारी हुई है, तस्वीर आप देख रहे हैं। ये मनोज पांडे को गिरफ्तार किया गया है, पार्षद है टीएमसी का। अभियोग गिरफ्तार कर लो, पुलिस नाम में बहुत सारा अभियोग है, क्या कहेंगे? मनोज पांडे कौन केस में उठाया? कौन सा केस में आपको अरेस्ट किया गया? अभियोग गिरफ्तार कर लो, पुलिस। दूसरी तस्वीर देखिए, ममता बनर्जी भी समझ रही हैं जो हालात बन रहे हैं वो उनके लिए अच्छे नहीं है। ममता बनर्जी ने एमएलएस की अब तक 3 अलग-अलग मीटिंग बुलाई है, 3 बैठकें ममता बनर्जी ने बुलाई है, लेकिन विधायक पहुंच नहीं रहे बैठकों में। सवाल यह है, क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाएगी? आइए मैं आपको बताऊं, 3 बैठकें बुलाई हैं, तीनों बैठक में कितने लोग पहुंचे हैं ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहली बैठक हुई जिसमें 70 विधायक है कुल और 70 में 10 गायब रहे।
यानी 70 पहुंचे और 10 गायब हो गए। उसके बाद देखिए दूसरी बैठक में 65 विधायक पहुंचे, 15 गायब हो गए। और तीसरी बैठक में 20 विधायक पहुंचे, 60 गायब हो गए। यह बताता है कि ममता बनर्जी के बुलाने पर भी विधायक नहीं पहुंच रहे हैं क्या। बंगाल में हार के बाद अब टीएमसी में बड़ी टूट की खबर। अभिषेक पर हमले के अगले दिन टीएमसी की बैठक बुलाई गई और दावा है कि इसमें सिर्फ 20 विधायक पहुंचे। टीएमसी के 60 विधायकों की गैर मौजूद रहने पर सवाल उठने लगे। हार के बाद हुई बैठक में भी 10 विधायक कम पहुंचे और तब पार्टी ने संवेदनशीलता का माहौल का हवाला दिया। दूसरी बैठक में भी कई विधायक गैर हाजिर रहे। कई पार्षद पार्टी नेताओं ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। अब ममता के 100 पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी है। ममता खुद 2 जून को धरने पर बैठने वाली है। सवाल यह है कि पार्टी में मची भगदड़, आखिर भगदड़ के पीछे यही वजह है कि ममता बनर्जी धरने पर बैठने वाली है। ममता ने खुद विधायकों के गैर मौजूद रहने पर बयान दिया है। ममता का दावा है उनके विधायकों को धमकी दी जा रही है। टीएमसी की बैठक में न जाने के लिए धमकाया जा रहा है। ईडी और सीबीआई के एक्शन का डर दिखाया जा रहा है। सुनिए जरा ममता बनर्जी को और दूसरे नेताओं को। विधायकों को बैठक में नहीं जाने को लेकर धमकी दी जा रही है। हमारे 4 विधायकों ने इसकी कल जानकारी दी है। वो टीएमसी को तोड़ना चाहते हैं। आज उनकी सरकार है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सेकेंड लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी आगे की तरफ सोच लेके जाइए। वो इतिहास में जाने वाला है। उनका पार्टी इतिहास के पन्नों में रहेगा। ये हमारे रियलिटी में नहीं रहेगा। विधायकों को घेर के रखा गया, विधायकों को डराया गया, विधायकों को घर से नहीं निकलने दिया गया। आप ये समझ लें कि 80 के 80 विधायक तृणमूल के साथ हैं। होने हमारे 200 से ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने खेल खेला। सीसीटीवी कैमरे नहीं, ये फुटेज हमको नहीं दिखाते। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे सामने हैं। ये अनास्था है। दिस इज नथिंग बट नो कॉन्फिडेंस लीडरशिप को ममता जी के ऊपर विधायक लोग। ये अनास्था है। दिस इज नथिंग बट नो कॉन्फिडेंस लीडरशिप को ममता जी के ऊपर विधायक लोग। तो एक तरफ टीएमसी पर एक्शन हो रहा है जिससे हंगामा है, बवाल है, डर भी है। दूसरी तरफ बंगाल में क्या बदलाव हो रहा है। एक तस्वीर ये आई है, बंगाल में स्कूल में वंदे मातरम अनिवार्य हुआ, वंदे मातरम शुरू हो गया। देखिए जरा बंगाल से दूसरी तस्वीर आई है। बंगाल में महिलाओं के लिए फ्री बस शुरू हो गई। देख रहे हैं आप, फ्री बस सर्विस। महिलाओं ने आज पहले दिन फ्री बस सफर किया है। दूसरी तस्वीर देखिए, न सिर्फ महिलाएं बल्कि आज खुद मंत्री अग्निमित्रा पॉल भी बस से सफर कर रही थी। अब आपको बताऊं, महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। शुभेंदु अधिकारी को और बीजेपी को वोट भी महिलाओं ने बम्पर दिए हैं। तो शपथ लेने के बाद, सरकार में आने के बाद महिलाओं के लिए छप्पर फाड़ घोषणाएं भी की और योजनाओं को लागू भी किया है। फ्री बस, बंगाल में महिलाओं के लिए मुफ्त बस योजना की शुरुआत हो गई है। महिलाओं को बस यात्रा के दौरान टिकट लेना होगा, लेकिन यह टिकट 0 वैल्यू का टिकट होगा, यानी इसकी कोई कीमत नहीं होगी। फ्री टिकट के लिए 12 दस्तावेजों में कोई एक दिखाना होगा। इससे लाखों महिलाओं को काफी सुविधा और बचत होगी। 50 किलोमीटर रोजाना आने जाने पर कई बार बस चेंज करना होता है। इससे ऐसी महिलाओं को महीने में 9,000 रुपए तक की बचत होगी। नौकरी पेशा छात्राओं और ग्रामीण महिलाओं को भी फायदा होगा। 3,000 रुपए महीने भी महिलाओं को मिलने वाले हैं। बंगाल में महिलाओं को 36,000 सालाना सहायता योजना शुरू हो रही है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की। इसे अन्नपूर्णा योजना के तहत लागू किया जा रहा है।
पहले ममता सरकार में लक्ष्मी भंडार योजना चल रही थी। इस योजना में महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए अब मिलेंगे। ये पैसे सीधे महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे और 27 मई से ही इसके लिए फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई। इसका लाभ सिर्फ बंगाल की स्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा। महिला की उम्र कम से कम 21 साल और अधिकतम 60 होनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवार की महिला को इसका लाभ मिलेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं महिलाएं, क्या कह रही हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ खर्चा भी देखना होता है, तो इसीलिए बस फ्री होने से बहुत इजी हो रहा है। अगर ठीक ठाक सर्विस मिलता है तो ठीक है। हाँ, बहुत धन्यवाद। ये फैसिलिटी दूसरे स्टेटों में सुना था कि चलता है, पर हमारे वेस्ट बंगाल में अब शुरू हुआ है, इसलिए बहुत बढ़िया है। अच्छा लग रहा है हमको, फ्री हो गया तो साल नहीं और साल भी ये सरकारी रही, बहुत ही खुश हुआ है। हम बहुत खुश है कि मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं हमारे साधारण नागरिक के लिए बहुत ही अच्छे हैं, जो भी, तो हम बहुत खुश हैं। हमारे लिए 50 रुपया 100 रुपया उतना मायने नहीं रखता है। बहुत परिवार है जिसके लिए बहुत मायने रखता है, तो इसीलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सुविधा देने के लिए। देखने वाली बात यह है कि सरकारी बस है कहाँ और कितने हैं और कितने महिला उसमें ये सुविधा मुहैया करने में सफल होगी, क्योंकि सरकारी बस तो है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं हम। बहुत अच्छा निर्णय है, ये कितना दिन चलेगा यही सोचना पड़ेगा। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे हुमायूं कबीर, बहुत अच्छा है, कितना दिन चलेगा ये सोचना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ आज बड़ा दिन था, शुभेंदु की टीम बड़ी हो रही थी। शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट विस्तार के लिए पहुंचे। सीएम अपनी कैबिनेट में नए मंत्रियों को शामिल करने के लिए आज शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, वो तस्वीर है। उसके बाद देखिए जरा, 35 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। राज्यपाल ने शपथ दिलाई उनकी नई टीम को। আমি তা পুছ रहा है আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি সংবিধানের প্রতি আমি অকৃতজ্ঞ রহিত হইয়া। अब देखिए शपथ के बाद जिन जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उनके इलाके में जश्न मनना शुरू हो गया। उनके यहां का विधायक मंत्री बन गया है। कहीं ढोल नगाड़े और पटाखे तो कहीं जश्न हो रहा था, नाच गाना और मिठाइयां बांटी जा रही थी। अब आपको बताऊं कि शुभेंदु की जो कैबिनेट है उसकी शक्लो सूरत क्या है, उसमें कौन कौन से नाम हैं जिन पर अभी से चर्चा शुरू हो गई। शुभेंदु कैबिनेट में आज 35 मंत्रियों ने शपथ ली है और इसके बाद अब मंत्रिमंडल में 41 मंत्री हो गए। नई कैबिनेट में कई अनजान और अनोखे चेहरे शामिल किए गए। इन्हें देखिए, इनका नाम है कलिता माझी। शुभेंदु की कैबिनेट में हर वर्ग को मौका दिया गया है। नौकरानी का काम करने वाली कलिता माझी मंत्री बन गई। उनका जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा है। घरों में नौकरानी का काम किया, जबकि पति प्लम्बर है। उनकी महीने की कमाई 2,500 रुपए थी। पूर्वी बर्धमान के औश ग्राम सीट से विधायक बनी है। अगला नाम है अशोक डिंडा का। पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा भी मंत्री बनाए गए। डिंडा भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज रहे। मोयना सीट से जीतने वाले डिंडा राज्य मंत्री बनाए गए। स्वपन दास गुप्ता पत्रकार से नेता बने, 2 विधायक मंत्री बने। इसमें स्वपन दास गुप्ता का नाम भी शामिल है। वो पहली बार बीजेपी से विधायक बने और देश के बड़े अंग्रेजी अखबारों में संपादक रहे। इंद्रनील खान नाम है इनका। डॉक्टर इंद्रनील खान ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ के बाद इंटरनेट पर सर्च किए जाने लगे कि खान साहब कौन है। लोग जानना चाहते हैं कि इंद्रनील हिंदू है या फिर मुसलमान है। इंद्रनील खान जन्म और धर्म से बंगाली हिंदू है। फिर लोगों ने पूछा खान क्यों लगा है। बंगाली समाज में कायस्थ और ब्राह्मण परिवारों के जो पूर्वज थे, रियासतों या सल्तनत की सेनाओं में ऊंचे पदों पर रहे, उन्हें तब खान की पदवी मिली थी और इसी वजह से ये लोग खान सरनेम आज भी लगाते हैं।
इसे राजाओं द्वारा दी गई बहादुरी की उपाधि माना जाता है। सुनिए जरा शपथ लेने के बाद क्या कह रहे हैं सियासतदान। पार्टी ने काम करने के लिए एक नया जगह दिया है, तो आने वाले दिन में काम करना सबसे नई जिम्मेदारी तो है। विगत राजनीतिक जीवन का अनुभव, एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव, सबके साथ मिलते हुए इस अनुभव को आगे काम में लाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि पर जमी पर हमारी बीजेपी की सरकार आई है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और आगे हम लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाशय की और हमारे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी की निर्देशित पथ में हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी महाशय और हमारे प्रदेश सभापति समक्ष भट्टाचार्य की दिखाए हुए रास्ते पर हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी करें। हमारे पश्चिम बंगाल को जितने भी आम जनता है उसका उम्मीद तो है ही है, और खींच के उधर से लाना ऊपर वो भी बहुत कठिन काम है। ये कठिन काम हम लोग को करना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, चैंपियंस की बात करते हैं। चैंपियंस पर पैसों की बारिश शुरू हो गई। आईपीएल 2026 जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने रिकॉर्ड बना दिया। वो लगातार 2 बार ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बन गई। धोनी, रोहित के बाद रजत पाटीदार ऐसा करने वाले तीसरे कप्तान हैं। आरसीबी ने खिताब जीता तो टीम पर मानो पैसों की बारिश शुरू हो गई। चैंपियन आरसीबी को ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए का इनाम मिला है, क्योंकि उसने गुजरात को 5 विकेट से मात देकर फाइनल जीता है। खिताबी मुकाबले में कोलकाता ने अपना सबसे तेज अर्धशतक लगाया। कोहली ने अपना सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। 42 गेंद पर 75 रन बनाकर कोहली प्लेयर ऑफ द फाइनल चुने गए। इसके लिए विराट कोहली को 5 लाख रुपए का इनाम मिला। जीतने वाली ही नहीं बल्कि हारने वाली टीम भी मालामाल हो गई। उप विजेता गुजरात टाइटंस को इनाम में 12.5 करोड़ मिले, जबकि क्वालिफायर 2 में हारने वाली राजस्थान को 7 करोड़ रुपए मिले हैं। एलिमिनेटर मैच में हारने वाली हैदराबाद को 6.5 करोड़ रुपए मिले। दरअसल इस आईपीएल के लिए 46.5 करोड़ से ज्यादा का प्राइस पूल था, जिसे बीसीसीआई ने टूर्नामेंट की 4 टॉप टीमों में बतौर इनाम बांटा है। हालांकि आरसीबी को मिले 20 करोड़ सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं मिलेंगे, बल्कि करीब आधा टीम मालिक लेंगे और बाकी खिलाड़ियों में बांटे जाएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग है। 2008 में विजेता को 4 करोड़ 80 लाख मिले थे, जो अब 20 करोड़ हो गए हैं। और अब बात उस खिलाड़ी की जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, बिहार का लाल वैभव सूर्यवंशी। सब उसकी बात कर रहे हैं। देखिए जरा, वैभव की झोली में छप्पर फाड़ इनाम आए। Trophy. 52, let that sink in. 15 years in the Tata IPL 20. अब देखिए जरा वैभव को कौन कौन से रिवॉर्ड मिले, क्योंकि वैभव का जो प्रदर्शन रहा है उस पर चारों तरफ बात हो रही। धुआंधार बल्लेबाज वैभव ने इस आईपीएल में 3 करोड़ से ज्यादा कमा लिए, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने 5 बड़े बड़े अवार्ड अपने नाम किए। इससे पहले किसी खिलाड़ी को एक सीजन में इतने अवार्ड नहीं मिले। वैभव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के अवार्ड्स में 15 लाख रुपए मिले। इसके अलावा वैभव ने इस सीजन सबसे ज्यादा 776 रन बनाए। उन्हें ऑरेंज कैप मिली है और इसके साथ ही 10 लाख रुपए का इनाम मिला है। वैभव ने आईपीएल के 2 सीजन में 440 गेंद 1000 रन पूरे कर लिए। इससे वो सबसे कम गेंदों में 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इमर्जिंग प्लेयर और सबसे ज्यादा छक्कों के लिए 10-10 लाख रुपए मिले, क्योंकि उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ सबसे ज्यादा 72 छक्के जड़े। सुपर स्ट्राइक के लिए वैभव को टाटा सिएरा कार भी मिली और इस कार में टॉप मॉडल की कीमत 20 से 21 लाख रुपए है। यानी अवार्ड के ही कुल मिलाकर 65 लाख रुपए से ज्यादा हो गए। इसके अलावा राजस्थान ने उन्हें 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा था और इस सीजन मैच फीस के तौर पर उन्हें टोटल 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिले। यानी दोनों अमाउंट 2 करोड़ 30 लाख हो गए हैं और 65 लाख के अवार्ड। इन दोनों को मिलाकर कुल आंकड़ा 2 करोड़ 95 लाख हो गया है, जबकि कई मैच में उन्हें 1-1 लाख रुपए वाले अवार्ड भी मिल चुके हैं। ये सब मिलाएं तो वैभव ने इस सीजन छप्पर फाड़ कमाई कर ली है। अवार्ड मिलने के बाद वैभव बोले, आईपीएल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। लंबे समय तक खेलना है तो इसके लिए फिट रहना जरूरी है। सचिन तेंदुलकर ने कहा, क्रिकेट के भगवान तेंदुलकर वैभव के मुरीद हो गए। उन्होंने कहा, वैभव का बैट स्विंग बेहद जबरदस्त है। वो बेबाकी से खेलते हैं, उनका ये अंदाज काफी शानदार है।
मैं ही नहीं, हर कोई उन्हें भारत के लिए खेलते देखना चाहता है। हमें उसका खेल एंजॉय करना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए। अमिताभ बच्चन ने कहा, उन्होंने भी वैभव की तारीफ की महानायक ने। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, 15 साल की उम्र का अद्भुत सूर्या। हम इस उम्र में तो हम गुल्ली डंडा भी ठीक से खेल नहीं पा रहे थे। क्रिस गेल ने लिखा, ताबड़तोड़ बल्लेबाज क्रिस गेल वैभव की तारीफ कर रहे हैं। अपना 14 साल पुराना छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ने पर कहा गेल ने, अगर कोई मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकता था तो वो वैभव ही है। 15 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल करना आसान नहीं है। यूनिवर्सल बेबी बॉस वैभव को गेल ने न्यू 6 मशीन कहा है। भारत के विस्फोटक ओपनर रहे सहवाग भी वैभव के फैन हैं। उन्होंने कहा, मैं चयन करता होता तो उन्हें तुरंत टीम इंडिया में ही ले लेता। इरफान अंसारी झारखंड के मंत्री हैं, उन्होंने बड़ी घोषणा की है। इरफान अंसारी ने कहा, वैभव अब झारखंड स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वैभव के कोच और राजीव शुक्ला। वैभव हमारे बीच से उस ऊंचाई पे गया हुआ है, तो बहुत प्राउड मोमेंट है। और छोटे बच्चों के लिए तो वो एक तरीके का मोटिवेशन है। उनको देख के आज के डेट में कितने पेरेंट्स आज विलिंग है अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालने के लिए, स्पोर्ट्स को एज ए करियर अडॉप्ट करवाने के लिए। वो एक क्रिकेट का नया ट्रेंड सेट कर रहा है कि क्रिकेट को अब ऐसे खेला जाना चाहिए। तो ये देख के बहुत ही प्राउड फील होता है, जो हमारे साथ कभी जुड़ा रहा है और इस बिहार की धरती का बच्चा है और आज इतना बड़ा कारनामा कर रहा है। लोग पहले सोचते थे कि ये तो 1-2 मैच का ही खिलाड़ी है, क्योंकि उसने प्रूव कर दिया है कि नहीं, वो सच में जो है जबरदस्त खिलाड़ी है, वो चमत्कार है, मिरेकल है, और वो जो है लगातार कंसिस्टेंटली खेल सकता है अच्छी नहीं। तो रहिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बात करेंगे हम बिहार लिए चलेंगे आपको। बिहार में बंगले पर घमासान हो रहा है। यह है राबड़ी देवी का बंगला, जिसको लेकर बवाल है। वो कह चुकी हैं कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी। और आइए आपको बताऊं बवाल क्या है। बवाल यह है कि लालू यादव से कहा गया है कि बंगला छोड़ दो। उनका परिवार कह रहा है, यह नीतीश कुमार से क्यों नहीं कहा गया, उन्हें क्यों बंगला दिया गया। 10 सर्कुलर रोड खाली करने के लिए नोटिस मिला है। प्रशासन ने राबड़ी को इसके लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। यही वो बंगला है। पहले राबड़ी ने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद तेज प्रताप ने इसे नीतीश कुमार से जोड़ दिया। नीतीश भी अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो पहले वाले बंगला खाली करें। दरअसल लालू राबड़ी परिवार 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को नहीं छोड़ना चाहता। यह एक बेहद विशाल और भव्य बंगला है। यहां एक साथ सैकड़ों कार्यकर्ता नेताओं के बैठने की व्यवस्था है। लालू की बीमारी के बाद परिवार ने यहां लिफ्ट और रैंप लगवाई है। यहां हर अत्याधुनिक सुविधा मौजूद है। उन्हें 39 हार्डिंग रोड पर स्थित सरकारी आवास आवंटित किया गया, जो सर्कुलर रोड बंगले की तुलना में छोटा है। 10 सर्कुलर रोड में सुरक्षा कर्मियों स्टाफ के लिए कमरों की संख्या बहुत अधिक है। 39 हार्डिंग रोड बंगले में कमरों की संख्या काफी कम है। साथ ही हार्डिंग रोड वाले बंगले को अनलकी भी कहा जाता है। नीतीश कुमार पटना में 7 सर्कुलर रोड आवास में शिफ्ट हुए हैं। 7 सर्कुलर रोड आवास एक आलीशान बंगला है, जिसमें विशाल लॉन है, मीटिंग हॉल के अलावा कई आधुनिक सुविधाएं। इस बंगले में आगे और पीछे के हिस्से में लॉन है और इस बंगले में आने वालों के लिए वेटिंग एरिया भी है। इसके अलावा एक मीटिंग हॉल भी है। यहां कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों के लिए एक स्टाफ क्वार्टर बना है। इस आवास में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी है और इस बंगले में एक छोटा तालाब भी है, जिसका नीतीश कुमार छठ पूजा के दौरान उपयोग करते हैं। सीएम रहने के दौरान भी यह बंगला नीतीश के कब्जे में ही था। पूर्व मुख्यमंत्री होने की वजह से उन्हें कोई बंगला नहीं मिल सकता है, लेकिन बेटे निशांत के डिप्टी सीएम होने से बंगला आवंटित हो सकता है। तो यह वजह इसलिए बंगले पर बवाल है कि लालू राबड़ी से बंगला लिया जा रहा है तो नीतीश से भी लिया जाए। अब बारी है लाइफ का फंडा की, और लाइफ का फंडा उसी शख्स पर जो आज हीरो है, जिस पर दुनिया बात कर रही है। जिंदगी में दूसरा मौका सबको मिलता है, यह आप पर है कि आप उसे भुनाते कैसे। जो कड़ी तैयारी करता है और मौका मिलने पर सब झोंक देता है, वो अपनी तकदीर भी बदल देता है। बेंगलुरु को लगातार 2 बार आईपीएल चैंपियन बनाने वाले रजत पाटीदार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इंदौर के एक साधारण परिवार में जन्मे रजत पहले तेज गेंदबाज बनना चाहते थे, लेकिन घुटने में चोट लगी तो उनका सपना बिखर गया। घर वाले दबाव बना रहे थे कि या तो पढ़ाई करो या फैमिली बिजनेस संभाल लो, लेकिन रजत को तो जैसे क्रिकेट का जुनून था, और जुनून अपनी प्रेरणा खोज ही लेता है। रजत ने चेतेश्वर पुजारा को अपनी प्रेरणा बनाया। घुटने में गंभीर चोट के बाद भी पुजारा ने क्रिकेट में अपना नाम बनाया। रजत भी
कुछ ऐसा ही करने लगे। लोकल स्तर पर धमाकेदार खेल से एमपी की रणजी टीम में मौका मिला और अपने पहले ही मैच में उन्होंने शतक ठोक दिया। घरेलू क्रिकेट में वो रनों का अंबार खड़ा कर रहे थे, लेकिन 2022 में आईपीएल की नीलामी में उन्हें किसी ने खरीदा तक नहीं। रजत निराश होने लगे थे और क्रिकेट से थोड़े दिन का ब्रेक लेकर शादी करने वाले थे। तभी आरसीबी टीम की ओर से बुलावा आया। उन्हें इंजरी रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर मौका मिला। इस मौके को रजत ने मानो दोनों हाथों से भुनाया। आईपीएल के रजत ने अपना सब कुछ झोंक दिया। विराट, डुप्लेसी और दिनेश कार्तिक जैसे दिग्गजों के सामने अपनी मैच विनर की खास छवि बनाई। फिर 2025 में जब उन्हें आरसीबी की कप्तानी मिली तो पहली ही बार में टीम को चैंपियन बना दिया और लाइफ का बड़ा फंडा दिया। बिना शोर मचाए शांति से अपना काम करते रहिए। कामयाबी ना मिले तो ताकत के हिसाब से प्लान बदलने में कोई बुराई नहीं है। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक।